हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे डल चुके हैं एमसीक्यू सीरीज़ में। बिजनेस स्टडीज़ के, स्टैटिस्टिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चेकआउट करते रहना। प्लेलिस्ट बनती जा रही है तो प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिएगा। बहुत सारे एमसीक्यू रोज आ ही रहे हैं। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की न्यू सीरीज़। एक सीरीज़ ऑलरेडी डली हुई है टर्म 1 के लिए। किसी ने अब तक ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से चेकआउट कर लेना। सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। एमसीक्यू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना सारी ही सीरीज़ से। लेकिन अपने कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग रखना। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो किसी भी तरीके के एमसीक्यू आ जाए आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। वीडियो को एंड तक देखना। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। सारे क्वेश्चंस मेरे से पहले करने की कोशिश करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए इन एमसीक्यूज में। इससे आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, आपके चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, इससे आप टर्म 1 के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the following is a correct example of a statement containing both positive and normative economics? आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों के ही एग्जाम्पल हों। इस क्वेश्चन के लिए आपको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। किसी को नहीं पता, डिटेल में पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव डिटेल में समझा रखा है। बाकी ओवरव्यू अभी भी दे देती हूँ कि क्या होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होती है? वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि वेरीफाइड होती हैं, जो एक्चुअल डाटा से वेरीफाई की जा सकती हैं, जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव में जाते हैं। और जिसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज, व्हाट आर, व्हाट विल बी, क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जाती हैं। पॉजिटिव में किसी तरीके की जजमेंट पास नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल स्टेटमेंट होती हैं वो। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो वैल्यू जजमेंट होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सजेशन दी जाती है सिर्फ और वैल्यू जजमेंट्स होती हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम? व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ये सारे हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। आइए अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में क्या है हमारा? ए है इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो गया। बताइए पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है? सोचिए। बी क्या है हमारी? इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, द गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप थ्रू करेक्ट प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, गवर्नमेंट को उसे डेवलप्ड करना चाहिए करेक्ट प्लानिंग से। बताइए बी क्या है? सी क्या है हमारा? इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस। इंडिया को और ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए डिफेंस पे। और डी क्या है हमारा? गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू दी फार्मर्स। गवर्नमेंट को एमएसपी स्टॉप कर देना चाहिए फार्मर्स के लिए। तो अब आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट में हमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों ही मिल रहा है। देखिए जो ए वाली है वो क्या है? एक्चुअल फैक्ट है कि रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल भी बढ़ जाता है। तो ये तो एक्चुअल फैक्ट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें क्या दिख रहा है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दिख रही है। और सी वाले में देखिए शुड लिखा हुआ है, यानी कि एक तरीके की सजेशन है ये। और सजेशन किस में जाती है हमारी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जाती है कि इंडिया को ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए डिफेंस पे। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी? एक तरीके की सजेशन हो गई। और सजेशन क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। ये तो सिर्फ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स शो कर रहा है। अब डी क्या है हमारा? गवर्नमेंट शुड, यहाँ पे भी शुड लिखा हुआ है। गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स के लिए स्टॉप कर देने चाहिए। ये भी क्या है? एक तरीके की सजेशन। और सजेशन और वैल्यू जजमेंट किस में जाती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जाती है। तो ए सी डी तो हमारे हट गए। बी वाले को पढ़िए। बी वाले में क्या कह रहा है? इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो कि एक्चुअल फैक्ट है। तो ये क्या हो गई? वेरीफिएबल स्टेटमेंट है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है। वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। तो ये क्या हो गई आपकी? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप थ्रू करेक्ट प्लानिंग। गवर्नमेंट को उसे डेवलप करना चाहिए
करेक्ट प्लानिंग से। शुड आ गया ना, शुड आ गया तो ये वैसे ही आपको पता चल जाएगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है इसमें, एक तरीके की सजेशन और वैल्यू जजमेंट है कि गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए इकोनॉमी को करेक्ट प्लानिंग से। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। बी वाले में हमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों मिल गई, तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा बी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में असर्शन रीजन अटेम्प्ट करना सिखा रखा है, तो होपफुली आपको अब आ गया होगा कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं असर्शन रीजन। आपने क्या देखना है, दो स्टेटमेंट दे रखी होंगी, दोनों स्टेटमेंट को चेकआउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू निकल गई तो आपके ऑप्शन सी या डी में से जाएंगे, और अगर आपकी एक भी स्टेटमेंट फॉल्स निकल गई तो आपके ऑप्शन ए और बी में से जा सकते हैं। ठीक है, तो अब रीड करते हैं असर्शन क्या है हमारा। असर्शन कह रहा है राहुल हैज़ 20 रुपीज, विद दिस ही कैन बाय आइसक्रीम और हिज फेवरेट चॉकलेट। ही बाइज हिज फेवरेट चॉकलेट फॉर 20 रुपीज। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग द चॉकलेट इज एन आइसक्रीम। राहुल के पास 20 रुपीज़ थे, उन 20 रुपीज़ से या तो वो आइसक्रीम ले सकता था या फिर अपनी फेवरेट चॉकलेट ले सकता था। उसने क्या किया, अपनी फेवरेट चॉकलेट ले ली, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई चॉकलेट को लेने की वो क्या हो गई, आइसक्रीम हो गई। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन की कॉस्ट को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी को नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, चेकआउट कर लेना। बाकी ओवरव्यू में दे देती हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, जो हम गिव अप कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, उसकी कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, राहुल ने क्या करा, अपनी फेवरेट चॉकलेट को तो ले लिया और उसने फॉरगिव किसे करा, सरेंडर किसे करा, गिव अप किसे करा, आइसक्रीम को गिव अप कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चॉकलेट की क्या हो गई, आइसक्रीम हो गई। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, एकदम ट्रू है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है चॉकलेट को बाय करने की वो क्या है हमारी, आइसक्रीम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो मैंने चीज ले ली उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन की कॉस्ट है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो राहुल ने क्या करा, चॉकलेट तो खरीद ली, अब उसकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो चीज़ उसने गिव अप कर दी, सरेंडर कर दी, वो क्या थी, आइसक्रीम थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चॉकलेट की क्या हो गई, आइसक्रीम हो गई। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, असर्शन हो गया ट्रू। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिव अप और सरेंडर्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी की जो हम गिव अप कर देते हैं या सरेंडर कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही तो होता है, ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी जो हम गिव अप कर देते हैं और सरेंडर कर देते हैं उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। अब देखेंगे कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा। किस बारे में है असर्शन, कि चॉकलेट को खरीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइसक्रीम है। क्यों है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिव अप और सरेंडर। तो आप क्या देख रहे हैं, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो सेकेंड का आंसर हो गया सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है इसमें से। देखते हैं क्या है ऑप्शंस। ए है हमारा ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स लिमिटेड होते हैं। बी है हमारा रिसोर्सेज आर अबंडेंट, यानी कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड सी है हमारा अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइज कॉस्ट शुड बी यूज्ड। हमें ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारे आउटपुट तो मैक्सिमाइज होने चाहिए लेकिन कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए। तो बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डी देखते हैं, डी क्या है, रिसोर्सेज डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस नहीं होते क्या। ए बी और डी स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अबंडेंट नहीं होते। और रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो ए बी डी तो क्या हो गया, गलत हो गया। सी वाली क्या है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है कि हमने हाउ टू प्रोड्यूस में पढ़ा है। हाउ टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिससे आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकले और कॉस्ट कम से कम लगे। तो हमारी सी स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया हमारा, सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा,
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करने आते हैं। असर्शन रीजन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, असर्शन रीड करते हैं। क्या है असर्शन हमारा? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है। सोचिए, जी नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी नहीं बोला जाता। प्राइस थ्योरी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हम? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। असर्शन निकल गया फॉल्स। जब देख लिया असर्शन फॉल्स है तो हमें पता है ये बी वाला ऑप्शन ही होने वाला है भाई। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। लेकिन फिर भी हम रीजन पढ़ेंगे। रीजन क्या कह रहा है हमारा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस डिटरमाइन करना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है। यस, बिल्कुल। जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आता है वो किस में आता है? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो रीजन क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। प्राइस डिटरमाइन करना किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। तो रीजन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो फोर्थ का आंसर हो गया बी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2। आपको करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है, पूरा मैचअप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट पेयर बताना है कॉलम 1 और कॉलम 2 के। कॉलम 1 और 2 में देखते हैं क्या क्या है। कॉलम 1 में क्या है? एग्रीगेट डिमांड। कॉलम 2 में है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या एग्रीगेट डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है? ये पेयर तो आपका गलत है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है। सेकेंड है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। जी हाँ, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है। तो ये पेयर क्या हो गया आपका? करेक्ट है। सेकंड वाला पेयर आपका करेक्ट है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एज अ होल सप्लाई वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है। तो थर्ड क्या है हमारा? प्रॉब्लम ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है। जी नहीं, ये तो मैक्रो का है हमारा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो थर्ड क्या हो गया? गलत हो गया थर्ड पेयर। फोर्थ पेयर क्या है हमारा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में शिफ्ट आना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। जी नहीं, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। तो ये पेयर भी हमारा गलत हो गया। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए इसके लिए। तो आपने देखा कौन सा पेयर करेक्ट है हमारा? सेकंड का सेकंड वाला। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। सेकंड का सेकंड। तो फिफ्थ का हो गया बी। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? सोशल वेलफेयर इज द मेन मोटिव इन। सोशल वेलफेयर किसका मेन मोटिव है? मार्केट इकोनॉमी का, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए सोशल वेलफेयर किसका मेन मोटिव होता है? देखिए, मार्केट इकोनॉमी का तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन प्रॉफिट है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों ही मोटिव होते हैं। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है जिसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो सिक्स का हो गया बी। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है हमारा? असर्शन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड यूजिंग एक्चुअल डेटा। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते एक्चुअल डेटा से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जजमेंट होती है, ये वेरीफेबल नहीं होती है एक्चुअल डेटा से। तो क्या हुआ? असर्शन हमारा ट्रू हो गया। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या कह रहा है हमारा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एथिक्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो एथिक्स पे बेस्ड है। नहीं, ये तो एक्चुअल डाटा से वेरीफाई किया जाता है। ये तो एक्चुअल डाटा से वेरीफाई किया जाता है, एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इसमें किसी तरीके की जजमेंट, वैल्यू जजमेंट नहीं दी जाती, तो ये बेस्ड ऑन एथिक्स नहीं होता। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारे बेस्ड ऑन एथिक्स होते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारे बेस्ड ऑन एथिक्स नहीं होते हैं। तो रीज़न क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। तो आप कह सकते हैं असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। तो क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन हो गया? ए वाले में हमें दिख रहा है असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो सेवेंथ का हो गया ए। अब एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इकोनॉमी हैज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। कौन सी इकोनॉमी में को एग्जिस्टेंस है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का? मार्केट इकोनॉमी में, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर ऑल ऑफ दीज।
देखिए, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर होती है। इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का कोएग्जिस्टेंस नहीं होता। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर होती है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी नहीं होती। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का ही एग्जिस्टेंस होता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। तो 8 का आंसर हो गया हमारा बी। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम स्टडी करते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है जो कि इफेक्ट कर रहा है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए, पहले हाईलाइट कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा किसका एग्जाम्पल होता है? बताइए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अनएम्प्लॉयमेंट हम स्टडी कर रहे हैं एज अ होल, तो एज अ होल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 9th का हो गया सी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कौन सी इकोनॉमी में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स चॉइस करते हैं किसके बेसिस पे? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। बताइए, कौन सी इकोनॉमी में होता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, या फिर मार्केट इकोनॉमी में, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर चॉइस करते हैं किसके बेसिस पे? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी तो क्या होती है? पूरी तरीके से गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होता है। तो जहाँ पर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर चॉइस करते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। क्योंकि ये इकोनॉमी ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर होती है। इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू लिया जाता है, यानी कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू लिया जाता है। तो 10th का हो गया बी। अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है देखते हैं। A rise in the price of a good leads to fall in its quantity demanded is an example of positive economics. गुड्स के प्राइस राइज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, क्योंकि ये क्या है? एक तरीके का फैक्ट है। एक्चुअल डाटा से ये वेरीफाई की जा सकती है, किसी तरीके की वैल्यू जजमेंट ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? आपकी ट्रू हो गई। गुड्स के प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा? पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से। रीजन भी क्या है हमारा? ट्रू है। पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है? एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से। तो रीजन भी ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू हो गया। अब देखते हैं रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। असर्शन कह रहा है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है। जी हाँ, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से। तो आपको क्यों का आंसर मिल रहा है ना, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं, और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 11th का हो गया सी। अब 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, उस नाम को हम क्या कहते हैं? बताइए। ए है प्राइस थ्योरी एंड कॉस्ट थ्योरी, या फिर बी है कॉस्ट थ्योरी एंड प्राइस थ्योरी, या फिर सी है इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, या फिर डी है प्राइस थ्योरी या फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो 12th का हो गया डी। अब 13th की बात करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। असर्शन हमारा क्या कह रहा है? रेंट कंट्रोल एक्ट प्रोवाइड्स एकोमोडेशन टू द नीडी पीपल, देयरफॉर द एक्ट शुड बी ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेड, दिस इज एन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। रेंट कंट्रोल एक्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है नीडी पीपल को,
इसीलिए इस एक्ट को ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है? बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे शुड आ रहा है तो आप बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन मैं बोलती हूँ ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बताती हूँ क्यों फॉल्स है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस बच्चे के माइंड में आया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। किस किस को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। क्यों है ये स्टेटमेंट फॉल्स? क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है नीडी पीपल को। तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई, ये एक्चुअल फैक्ट हो गया, ये वेरीफिएबल है, वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से कि रेंट कंट्रोल एक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है नीडी पीपल को। तो यहाँ तक तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई। देयरफॉर द एक्ट शुड बी ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेड, इसलिए ये एक्ट ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये क्या हो गई, एक तरीके की सजेशन हो गई, एक तरीके की जजमेंट हो गई, यानी कि ये वाली नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गई। तो आप कह सकते हैं इस असर्शन में आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों इकोनॉमिक्स दिख रहे हैं। ये जो है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और ये जो है ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। दोनों ही इकोनॉमिक्स आपको इस स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, तो ये खाली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो बी तो इसका आंसर होगा। लेकिन हम रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है हमारा, रीजन क्या कह रहा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिव्स डिसीजन रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिसीजन देता है रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड करता है। तो जी हाँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या प्रोवाइड करता है, वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड करता है। रीजन क्या होगा हमारा, ट्रू हो गया। तो 13 का आंसर क्या हो गया, असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन क्या है हमारा, ट्रू है। तो 13 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। इसमें करेक्ट पेयर देखते हैं कॉलम 1 एंड 2 का। मार्केट इकोनॉमी, कॉलम 2 में दे रखा है हमें प्रॉब्लम सॉल्व पार्टली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म एंड पार्टली थ्रू प्लानिंग कमीशन। मार्केट इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम होती है वो पार्टली प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व की जाती है और पार्टली प्लानिंग कमीशन से। क्या ये हमारा करेक्ट मैच है, करेक्ट पेयर है? जी नहीं, ये करेक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में पूरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाती है, बाय प्राइस मैकेनिज्म करी जाती है। ये हमारा करेक्ट पेयर नहीं है। सेकंड क्या है हमारा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के आगे क्या लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। जो प्रॉब्लम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में वो कौन सॉल्व करता है, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी करती है, प्लानिंग कमीशन करती है। तो ये पेयर क्या है हमारा, करेक्ट है। तो आप कह सकते हैं सेकंड वाला पेयर तो आपको क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया। थर्ड देखते हैं लेकिन हम मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के सामने क्या लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म। जी नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी में तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों की कोएग्जिस्टेंस होती है। तो पार्टली प्रॉब्लम प्राइस मैकेनिज्म सॉल्व करती है और पार्टली प्रॉब्लम प्लानिंग कमीशन करता है। तो थर्ड वाला पेयर भी हमारा करेक्ट नहीं है। कौन सा पेयर करेक्ट है, सेकेंड वाला। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी, सेकेंड का 2 वाला। तो 14 का आंसर हो गया बी। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर फाउंड ओनली इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, नॉट इन डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए। सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि हमने पढ़ी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिलती हैं, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश हो गए। क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होती, जैसे कि यूएसए में? तो बताइए, द स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, या फिर द स्टेटमेंट इज पार्टली ट्रू, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो गया इसका आंसर, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज हर जगह होती है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, हर जगह स्केर्स होते हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी फेसिस प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि सारी ही इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी सभी कंट्रीज में होती है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो। तो 15 का आंसर हो गया बी। आज के लिए बस इतना ही। अपने मार्क्स मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आपको आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे बहुत सारी एमसीक्यू की सीरीज़ आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।